सेटलमेंट कमीशंस पर कुछ अमेंडमेंट हुई छोटी मोटी, कुछ अमेंडमेंट्स अपील से रिलेटेड है एंड कुछ हमारे पास क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स उससे रिलेटेड है। तो शुरुआत में आपको इसमें क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स वाली कुछ बातों से करता हूँ। चलो बेटा, पेज नंबर 48 पर आए, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। ये चैप्टर नॉर्मली एग्जाम में नहीं पूछा जाता बेटा, बट कुछ लेटेस्ट छोटी सी सिंपल सी इंस्ट्रक्शन इशू हुई है, उसके एंगल से हमको देखना है। थोड़ा सा आप इसके लिए पहले जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होती हैं उसका आप रफ आइडिया माइंड में सेट करें बेटा, दिमाग में थोड़ा विजुअलाइजेशन बनाइएगा। एक पर्टिकुलर एसएससी है बेटा, उसने एक्साइज ड्यूटी की चोरी करी, टैक्स इवेजन का केस था, पकड़ा गया। अच्छा, जब पकड़ा गया ऑफिसर्स ने इसे सर्च सीजर्स वगैरह के ऑपरेशंस के दौरान लेट्स सपोज जो है वो पकड़ लिया। अच्छा, टैक्स इवेडर इट मे बी रजिस्टर्ड, इट मे बी अनरजिस्टर्ड। बेटा एक आदमी टैक्स की चोरी कर रहा है तो दो तरीके से हो सकती है, अनरजिस्टर्ड था टोटली ये भी हो सकती है, और दूसरा रजिस्टर्ड होकर के भी टैक्स की चोरी हो सकती है। यस, तो वट एवर द केस में भी वो जो था वो पकड़ा गया। अगर अनरजिस्टर्ड होगा तो इट इज़ वेरी लाइकली कि वो सर्च ऑपरेशन में ही पकड़ा गया होगा, और अगर रजिस्टर्ड होगा तो इट मे बी कि वो इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, ऑडिट की प्रोसेसिंग में पकड़ा गया हो। इट मे बी लाइक दैट। तो वो जो था वो पकड़ा गया बेटा। अब जब उसका केस चोरी का पकड़ा गया तो ऑफिसर उसके अगेंस्ट दो लेवल ऑफ प्रोसीडिंग कंडक्ट करेगा। एक नॉर्मल 11A, 11AA, 11AC वाली, जिसको हम सिविल प्रोसीडिंग्स भी बोलेंगे। केस में बेसिकली हम आपसे ड्यूटी, इंटरेस्ट एंड पेनल्टी लेंगे, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम हम दूसरी प्रोसीडिंग जो आपके अगेंस्ट कंडक्ट कर सकते हैं दैट इज क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, कि हम आपको प्रोसिक्यूट करेंगे, हम आपको जेल में डालेंगे। ठीक है, डायग्राम से बेसिक बातें समझते जाइएगा। इफ द ऑफिसर इज ऑफ द व्यू कि उससे सिविल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करनी है, तो सिविल प्रोसीडिंग्स बेटा ऑफिसर खुद करता है। सिविल प्रोसीडिंग्स आर कंडक्टेड बाय द ऑफिसर हिमसेल्फ। 11A शोकोस कौन भेज रहा था? ऑफिसर। ठीक है जी, दिस प्रोसीडिंग्स आर कंडक्टेड बाय द ऑफिसर। ऑन द अदर हैंड अगर हम क्रिमिनल प्रोसीडिंग की बात करेंगे, अगर वो डिसाइड करता है कि इसे जेल भेजना है, तो बेटा ऑफिसर के पास ये राइट नहीं है वो पकड़ के जेल में डाल दे। उसके लिए उसे कोर्ट में उस आदमी के खिलाफ क्रिमिनल केस फाइल करना पड़ेगा। कोर्ट में उसका एडवोकेट अपनी बात रखेगा और असेसी का एडवोकेट अपनी बात रखेगा, एंड कंसीडरिंग ऑल द एविडेंस कोर्ट जो होगी वो डिसाइड करके देगी कि प्रोसिक्यूशन इसका करना है या फिर नहीं करना। पॉइंट क्लियर है? अच्छा, 11A सिविल प्रोसीडिंग्स आपके खिलाफ कब कब हो सकती है? तो 11A आपने बहुत बार रटा हुआ है, कब कब हो सकती है? ईडी नोट लेविड, नोट पेड, शॉर्ट लेविड, शॉर्ट पेड, और एरनसली रिफंडेड। अच्छा, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स बेटा, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स जरूरी नहीं है सिर्फ इन्हीं बातों से रिलेटेड हो। क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स आपके खिलाफ किन किन कामों के लिए हो सकती है? तो वो काम एक्साइज में सेक्शन 9 में लिखे हुए हैं कि आपके ये डिफॉल्ट अगर निकले तो हम आपके अगेंस्ट क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स जो है वो इनिशिएट कर सकते हैं। और ऐसे ही सर्विस टैक्स में सेक्शन 89 है, उसमें लिखे हुए हैं। कस्टम्स में भी अपने अलग अलग सेक्शन है, उसमें लिखे हुए हैं कि क्या डिफॉल्ट्स होंगे जिसकी वजह से हम आपकी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर सकते हैं। नाउ मेन आप दो ध्यान में रखिएगा बेटा, एक मैन्युफैक्चरर बेसिकली दो जगह डिफॉल्ट करेगा, या तो अपनी वो ईडी पर या क्रेडिट्स पर। ईडी के डिफॉल्ट्स होंगे तो ये सेक्शन चल रहे हैं सिविल वाले, और क्रेडिट के होंगे तो रूल 14 एंड 15। और जब आपके खिलाफ ये सिविल प्रोसीडिंग लेते हैं तो साथ में सेक्शन 9 जो डिफॉल्ट्स बताएगा उसमें क्रेडिट और ड्यूटी दोनों लिखे हैं, और भी लिखे हैं बट ये दोनों भी लिखे हैं। तो क्रेडिट और ईडी की इमेज लेकिन आप कैरी करें कि वो उसके खिलाफ आपके कोर्ट में जा सकते हैं। प्रोसिक्यूशन जब होगा तो बेटा कोर्ट प्रोसिक्यूशन आपको 3 साल, फर्स्ट ऑफेंस अगर हो जनरली, ठीक है, बड़ा ऑफेंस हो तो फिर 7 साल। ये सारी बातें बेसिकली सेक्शन 9 में लिखी हुई है। और कोर्ट अगर सजा देगी तो कोर्ट के पास साथ में दूसरा राइट ये भी है कि वो आपके ऊपर फाइन, जुर्माना भी जो है वो लगा सकती है। असेंस डिफरेंस समझते जाइएगा बेटा। सिविल प्रोसीडिंग में कभी व्यक्ति की पर्सनल लिबर्टी पर क्वेश्चन नहीं आता, बट क्रिमिनल प्रोसीडिंग में पर्सनल लिबर्टी हैज गॉन। Civil proceedings are conducted by the department itself, but criminal proceedings are always at the level of court. Civil proceedings conduct करने के लिए generally we have a time limit, like 11A we have a time limit.
वी हैव अ टाइम लिमिट 1 ईयर और 5 years, याद है, फ्रॉम रेलेवेंट डेट. So these are conducted by CO and there is generally a time limitation. On the other hand, criminal proceedings at the level of court, इनके लिए कोई टाइम लिमिटेशन नहीं होता. इस बात की एक वैल्यू है. सिविल प्रोसीडिंग्स के लिए एक टाइम लिमिटेशन होता है, क्रिमिनल के लिए नहीं होता. इस बात की एक इम्पोर्टेंस है. फर्स्ट प्रेफरेंस टू इनिशिएट सिविल बिकॉज देयर इज अ टाइम लिमिटेशन. क्रिमिनल के लिए उसका थॉट प्रोसेस क्या, आराम से कोई बात नहीं, सिविल निपट जाने दो, हम क्रिमिनल तो बाद में भी कर सकते हैं. अच्छा ध्यान रखिएगा, लेकिन ये उसकी चॉइस है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उसे बाद में ही करनी है, ठीक है. बट वहाँ क्योंकि टाइम लिमिटेशन नहीं होता तो जनरली वो क्या करते हैं, पहले सिविल निपट जाए, उसके बाद क्रिमिनल के एंगल से जो है इससे हम बात करेंगे. अगला थॉट प्रोसेस, whenever this proceeding is there and something is decided against you, can you go into appeal? Yes or no? Yes. Your regular appeal channel, CC appeal and so on. Clear है? Whenever something is decided against you here by a court, criminal proceeding, can you go into appeal? No. जेल जाने के खिलाफ कोई अपील नहीं होती. ऐसा होता है क्या? जेल जाने के खिलाफ कोई अपील नहीं होती. एक कोर्ट ने बोल दिया जेल जाना है तो अपील ही नहीं होती या होती है? होती है. बट ध्यान रखिएगा, ये अपील वो वाली नहीं है जो आप नॉर्मल अपील में पढ़ते हो, सीसी अपील वाली. वो वाली जो अपील्स है बेटा, वो सिर्फ किसके लिए होती थी? एडजुडिकेशंस ऑर्डर्स. वो वाला पूरा अपील का चैनल था, वो किसके लिए है? एडजुडिकेशन ऑर्डर्स. ये वाले ऑर्डर्स, ये वाले ऑर्डर है, दिस इज नॉट एडजुडिकेशन ऑर्डर बेटा, दिस इज नॉट योर असेसमेंट रिलेटेड ऑर्डर. इसकी अपील्स तो होंगी बट वो स्टैट्यूटरी चैनल जो आपने पढ़ रखा उसमें नहीं होगी, जो अदरवाइज क्रिमिनल कोर्ट में, हाँ ये लोअर कोर्ट है, अपर कोर्ट चले गए एंड सो ऑन, वो वाला अपील का चैनल जो होगा वो आपको यूज करना पड़ेगा. डिफरेंस क्लियर है? yes. अच्छा, और अब आप बोलने का काम स्टार्ट करिएगा. ये वाली प्रोसीडिंग आपके खिलाफ स्टार्ट कैसे होती है? स्टार्ट, यू विल इशू शो कॉज, आगे फिर you will give representations बोल के, then there will be demand order. ऐसे ही होता है ना? yes. अच्छा, और कुछ थोड़ा बहुत अगर आपको याद हो तो बेटा, लेट्स सपोज सर्च एंड सीजर हुआ, सडन अचानक सर्च एंड सीजर हुआ, वो बुक्स वगैरह पकड़ करके ले गए. जो टैक्स इवेडर था उसको समझ में आ गया भाई बुक सारी पकड़ी गई हैं, अब केस बनेगा. इससे पहले कि वो ना सेट को भी छोड़ो, इससे पहले कि वो शोकॉज भेजे, क्या मैं ड्यूटी पेमेंट थोड़ा याद कराएं कर सकता हूँ? यस. मैं थोड़ा सा रुका, मैंने बोला एक बार मेहनत तो कर लें दो, अगलों को क्या पता मटेरियल कितना समझ पाते हैं. शोकॉज भेज दें भाई, सब लिखाई समझ में नहीं आती ना, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, ले जाने दो, पहले पे नहीं करता, लेट दम वर्क. शोकॉज, अच्छा शोकॉज की स्टेज आपको याद है? शोकॉज में वो ड्यूटी लिख करके देंगे, मतलब वो सब समझने के बाद, सारा मटेरियल जो भी लेगा उसको समझने के बाद कि हाँ क्या पकड़ में आया है, उसने का शोकॉज करेंगे. तो आदमी ने बोला मैं पहले ही अपने सारे पाप क्यों खोल दूं, क्या पता उतना उसे पकड़ ही ना पा रहा हूं, लेट शोकॉज कम. अच्छा शोकॉज आ जाएगा क्या? उसके बाद भी शोकॉज आया है, डिमांड ऑर्डर नहीं आया, क्या आप वॉलंटरी पेमेंट जल्दी याद कराओगे? नहीं कर सकते या कर सकते हो? कर सकते हो. अच्छा, अब एक आदमी वो जो शोकॉज से पहले पे कर दे और एक आदमी वो जो शोकॉज के बाद पे करे. बेटा ध्यान रखिएगा, डिफरेंस क्रिएट कुछ ऐसा होगा, शोकॉज से पहले पे करने वाले से पेनल्टी थोड़ी कम होगी, शोकॉज के बाद पे करने वाले से पेनल्टी तो होगी बट थोड़ी ज़्यादा होगी. रफ कॉन्सेप्ट समझ सकते हो? यस. अच्छा, और तीसरी सिचुएशन, अगले ने शोकॉज भेज दिया, हमने बोला अच्छा इसने इतना निकाल लिया, लेकिन चलो हमने कहा हम इसे समझा के आएंगे, इससे बहस करके आएंगे, और डिमांड ऑर्डर तक हम कहानी ले गए. तो डिमांड ऑर्डर तक अगर हम कहानी ले गए, हाँ जी बेटा, उसके बाद अगर पे करेंगे तो क्या रिलेटेड पेनल्टी अमाउंट कंसेप्ट बनाते जाओ, क्या थोड़ा और बढ़ जाएगा? यस. ठीक है जी. अच्छा, और अगर हम ज़्यादा ही जिद्दी निकले, हमने बोला हम तो अपील में ही लड़ेंगे, और अगर आप अपील में चले गए, आपको याद आता है वो रिडक्शन ऑफ बेनिफिट, पेनल्टी के बेनिफिट अपील में चले जाते थे तो थे, या वो खत्म हो जाते थे? खत्म हो जाते थे. तो 3 स्टेजेस वी कैन विजुअलाइज इन द माइंड अंडर दिस प्रोसीडिंग्स. ठीक है, शोकॉज से पहले पे कर दिया, ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, शोकॉज के बाद किया, कम बेनिफिट मिलेगा, डिमांड के बाद पे कर दिया, बेनिफिट मिलेगा, लेकिन अगर अपील में चले गए
तो फिर कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। दिस इज वन पर्टिकुलर लेवल, आपका पूरा फोकस एग्जाम का इस पर रहता है जो आपको रफली क्लियर है। अब उसको थोड़ा सा आज समझते हैं। क्रिमिनल प्रोसीडिंग कैसे इनिशिएट होगी? ये शोकॉज से हुई थी, उसको बोलो वो कैसे होगी? ऑफिसर शोकॉज भेजेगा? नहीं, ऑफिसर क्या करेगा? कोर्ट में क्रिमिनल कंप्लेंट, कोर्ट में एक क्रिमिनल कंप्लेंट दर्ज की जाएगी, फिर कोर्ट क्या करेगी? क्या हमको नोटिस भेजेगी? यस। फिर हम कोर्ट में हाजिर होंगे, चलो बोलते जाओ, और फिर उसके बाद कोर्ट में जिरा चलेगी, यस और नो। और कोर्ट में जिरा के बाद क्या निकलेगा? प्रोसिक्यूशन ऑर्डर, और ऑर्डर के बाद क्या होगा? अरेस्ट। क्या हुआ? यही तो होगा ना? यस। ये स्टेप मुंह से बोलोगे थोड़ा कुछ चीजें याद आ जाएंगी। नंबर 1 स्टेप क्या होगा बेटा? केस फाइल करेगा, क्रिमिनल कंप्लेंट इन द कोर्ट, फिर कोर्ट हमें बुलाएगी, हमारे हियरिंग्स चलेंगी वहाँ पर, आर्गूमेंट्स चलेंगे वहाँ पर, और हम वहाँ लूज कर गए तो कोर्ट की तरफ से क्या आएगा? प्रोसिक्यूशन ऑर्डर, प्रोसिक्यूशन ऑर्डर। अच्छा, और एक बात बताओगे बेटा, आदमी अरेस्ट कब होता है? प्रोसिक्यूशन ऑर्डर के बाद या पहले? एक आदमी अरेस्ट कब होता है? प्रोसिक्यूशन ऑर्डर के बाद या प्रोसिक्यूशन ऑर्डर से पहले? अच्छा, आसाराम बापू को याद करो, बापू जी। अच्छा, उनको सजा हो गई है, कोर्ट ने तय कर दिया वो मुजरिम है, या अंडर ट्रायल है? अंडर ट्रायल है। और कहाँ है बेटा? जेल में है या नहीं है? यस। मतलब प्रोसिक्यूशन के बाद अरेस्ट होती है या पहले? पहले। आसाराम बापू दिख रहा है बेटा, ये पहले। बापूजी को बड़ा शौक था होली मनाने का, कल होली बड़ी परेशान करेगी उनको। हाँ जी, बहुत होलियां मनाई उन्होंने, तो खैर। अच्छा, क्रिमिनल कंप्लेंट जो है बेटा समझिएगा, बापूजी आपका वो एग्जांपल है जो बेटा हमारा पास क्या है, अभी तक ऑर्डर नहीं दिया कोर्ट ने, प्रोसिक्यूशन तय नहीं हुआ कि मुलजिम है, लेकिन कोर्ट ने पहले रख रखा है, ठीक है जी। इसके अलावा बेटा ऐसे भी ऑर्डर है जहाँ पर क्रिमिनल कंप्लेंट जो है वो फाइल है, जैसे आपकी इसके खिलाफ अभी परसों कुमार विश्वास के खिलाफ फाइल हुई, कोर्ट ने डायरेक्शन दिया FIR दर्ज करो, दर्ज हुई FIR, अरेस्ट हुआ है अभी या नहीं हुआ? नहीं हुआ। तो आप समझिएगा बात दो हो सकती है, दो बातें हो सकती है बेटा, अरेस्ट एंड में तय करने की बात करें ये भी हो सकता है, और अरेस्ट पहले कर ले ये भी हो सकता है। अच्छा, आपको वैसे लगता है कि नॉर्मली क्या होना चाहिए, बेटर क्या है? पहले पहले तय करे बाद में अरेस्ट करे, या पहले अरेस्ट करे और बाद में तय करे दोषी हो? अच्छा, प्रिंसिपल क्या है? पहले तय हो दोषी है, उसके बाद अरेस्ट हो। दिस इज अ गुड प्रिंसिपल। भाई पहले तय तो करो मुलजिम है, उसके बाद ही तो उसे जेल में डालो। लेकिन प्रैक्टिकली आप देखते हैं, नो डाउट ऐसा भी होता है कि हाँ, मुलजिम होना भी उसका तय नहीं हुआ, लेकिन उससे पहले उसे गिरफ्तारी हो गई। तो उसका लॉजिक क्या रहता है बेटा? उसे लगता है कि जब तक हम इसे तय करेंगे कि ये मुलजिम है, हो सकता है ये भाग जाए, या हो सकता है ये एविडेंसेस को इन्फ्लुएंस कर ले, डिस्ट्रॉय कर दे। तो अगर ऐसी पॉसिबिलिटी उन्हें लगती है तो कोर्ट क्या उन्हें पहले भी अरेस्ट हो जाते हैं? यस। पॉइंट क्लियर है? yes. अच्छा, जब कभी वो पहले अरेस्ट होगा, अंडर ट्रायल अरेस्ट बोलते हैं बेटा इसे, अंडर ट्रायल, अभी की ट्रायल चल रहा था और हमने इसे अरेस्ट कर लिया। एक बात और आप जानते हैं बेटा, अरेस्ट कौन करेगा? जो जज ऑर्डर पास करता है वो अरेस्ट करने जाएगा। भाई मैं आया हूँ, नहीं, अरेस्ट किसने करना है? पुलिस ने। भाई वो तो कुर्सी पे बैठा रहेगा, पुलिस को डायरेक्शन देगा, जाओ जाके अरेस्ट कर लो। और बेटा अगर पुलिस का खुद का मन किया, जज बोले इससे पहले हम ही ले आते हैं, उन्होंने बोला जज ने भी कहना अरेस्ट कर ला, उनको खुद ही ले आते। तो बेटा अरेस्ट दो टाइप की होती है, एक वहाँ जहाँ पुलिस का मन करे कि हाँ अरेस्ट कर लो, और एक वो जहाँ जज ने बोला और तो अरेस्ट कर लो। आपको ये सुन के अब अजीब सा लग रहा हो, आप जैसे कह रहे हो जी जज बोलेगा तो अरेस्ट करेंगे। अब मैं आपसे ये कह रहा हूँ बेटा, मान लो रोड पर मर्डर हो रहा है, पुलिस वाला खड़ा है, पुलिस वाला कह रहा है, हमने कहा भाई देखो मार रहा है उसे, अरेस्ट करोगे? भाई साहब जज बोलेगा तो अरेस्ट करूं, ऐसा नहीं हो सकता ना। यस। तो दो तरीके की बातें होती है, एक में मुझे जज के बोलने की जरूरत नहीं है, मैं खुद इनिशिएटिव लेके अरेस्ट कर सकता हूं। ऐसे ऑफेंसेस को हम बोलते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस, जहां मुझे किसी से डायरेक्शन नहीं चाहिए, मुझे लग रहा है कि ऐसा हो रहा है तो दिस इज सिग्निफिकेंट, समथिंग हैपनिंग, आई कैन अरेस्ट विदाउट वेटिंग फॉर अरेस्ट वारंट। और दूसरा वहां जहाँ जज बोले जाओ जाके अरेस्ट करके लाओ और मैं तब अरेस्ट करूं। अच्छा, मर्डर का केस आपने समझा एंड यू अंडरस्टैंड, क्या उसे अरेस्ट वारंट लाना होगा या डायरेक्ट अरेस्ट कर ले? डायरेक्ट। अच्छा, और एक आदमी एक्साइज की चोरी कर रहा है, क्या हुआ भाई? मैंने सिंपल बोला एक्साइज की चोरी कर रहा है,
जाओ अरेस्ट कर लो, बहुत सिग्निफिकेंट कुछ हो रहा है, या कोर्ट डायरेक्शन दे कोर्ट। तो हमारे पास जो एक्साइज, सर्विस टैक्स या कस्टम की बात है, इसमें नॉर्मल सिस्टम हमेशा से ये रहा था कि कोर्ट डायरेक्ट करेगी तो अरेस्ट होगी, अरेस्ट वारंट होगा, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब आप उसका रिकॉग्निशन नहीं करेंगे, कोर्ट जब बोलेगी तो आप अरेस्ट करोगे। लेकिन 2-3 साल पहले उन्होंने कुछ ऑफेंसेस को कॉग्निजेबल बना दिया, और कॉग्निजेबल बना देने का मतलब ये हो गया अब आपको कोर्ट की डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, आप उसे डायरेक्टली उठा करके ला सकते हैं। एंड प्लीज अंडरस्टैंड, यहां कौन उठा के लाएगा? पुलिस वाला, या यहां ये ऑफिसर्स उठाएंगे? ऑफिसर्स उठाएंगे, और इनको हम वो पावर दे देंगे जो पुलिस वालों को होती है। ये कंसेप्ट समझ आया? yes. अच्छा, और सुनो, अब बेटा लेट्स सपोज अरेस्ट हुई या नहीं हुई, किसने करी, उस चीज को हम साइड में रखते हैं। केस इज अंडर ट्रायल, अंडर ट्रायल कि उसने चोरी करी है, कोर्ट के सामने अंडर ट्रायल डिस्कशन चल रहा है, प्रोसिक्यूशन इज अंडर ट्रायल। अब बेटा मैंने आपको बोला नॉर्मल कंसेप्ट ये है कि मुलजिम साबित करो फिर अरेस्ट करो, पर सर्विस टैक्स वाले अब क्या बोलते होंगे कि नहीं यार, अंडर ट्रायल भी तो अरेस्ट होते हैं, तो हम अंडर ट्रायल अरेस्ट कर लेते हैं। और बेटा ये असेसिस के ऊपर क्या बहुत बड़ा एक प्रेशर बनाएगा। यस, आपने कंसेप्ट सुना है बेल, और प्लीज ध्यान रखिएगा बेल का क्वेश्चन अंडर ट्रायल आता है या पोस्ट कंक्लूजन। मैं कहता हूं मैं जमानत ले लेता हूं, तो कब? जब कोर्ट ने कह दिया मुलजिम है, उसके बाद मैं कह रहा हूं जमानत दे दो। नहीं, उसके बाद तो अपील में बात चलेगी ना। तो ये कब आता है? अंडर ट्रायल, कि केस अंडर ट्रायल था, अभी तक मैं मुलजिम साबित नहीं हुआ, बट सर्विस टैक्स वाला बोला नहीं, बाहर रहेगा तो और चोरी करेगा, बाहर रहेगा तो एविडेंस डिस्ट्रॉय करेगा, उसने अरेस्ट कर लिया, और मैंने बोला भाई साहब मुलजिम साबित नहीं हुआ, तो मुझे जो है वो बेल दे दो। अच्छा, और बेल का कंसेप्ट होता है बेटा, जिसने अरेस्ट किया अगर वही आदमी आपको बेल दे दे तो उसे हम बेलेबल ऑफेंस कहते हैं। ऑन दी अदर हैंड, अगर कोर्ट ही आपको जमानत पर रिहा करे तो उसको हम नॉन बेलेबल कहते हैं। अच्छा, ये नाम इनके ठीक नहीं है, क्योंकि नॉन बेलेबल से हमें लगता है इसमें बेल नहीं मिलती। एक आदमी ने अगले ने सुन के ही अप्लाई नहीं किया, नॉन बेलेबल है, बेल नहीं होती। मेरी बात समझिए, अगला गलत हो जाएगा। तो नॉन बेलेबल का मतलब ये नहीं होती बेल नहीं होती। जो अरेस्ट करे वही आपको बेल लेकर के छोड़ दे तो बेलेबल, वो ना छोड़े, जज छुड़वाए तो दैट इज नॉन बेलेबल। मैं यहां तक क्लियर हूं? yes. अच्छा, अब जो पास्ट ईयर्स में कुछ चेंजेस हुए थे, चेंज नंबर 1, पास्ट में सबसे पहले तो उन्होंने ये चेंज किया था कि पहले, बहुत पहले कोई भी ऑफेंस कॉग्निजेबल नहीं था, इन द सेंस सर्विस टैक्स वाले को ये पावर नहीं थी, उसे लगा और जा करके उठा लिया। अगर उसे लगता था कुछ भी गलत है तो कोर्ट डायरेक्शन देगी तो ही आप असेसी को अरेस्ट कर सकते थे। उन्होंने इसमें चेंज किया, उन्होंने बोला जी सारे ऑफेंसेस में तो नहीं, बट कुछ ऑफेंसेस में आप जो है डायरेक्टली जो है वो अरेस्ट कर सकते हैं। पेज नंबर 49, पेज नंबर 49। एग्जाम्स के लिए क्रिमिनल प्रोसीडिंग चैप्टर अगर आपने पढ़ रखा है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो कम से कम जितना अमेंडमेंट फोकस में बोल रहा हूं इतना ध्यान रख जाइएगा। तो सेंट्रल एक्साइज सेक्शन 9 है, एक्साइज के लिए उन्होंने बोला ऑफेंस ऑफ इवेजन ऑफ ईडी exceeding 50 lakhs and contraventions of provision of CCR where amount involved exceeds 50 lakhs. These are all non-bailable offense. ये सारे offense बेटा इन्होंने जो थे वो हैं cognizable and non-bailable. Cognizable वर्ड साथ में लिख लीजिएगा, non-bailable के आगे जो है cognizable वर्ड लिख लीजिएगा साथ में। तो एक्साइज के लिए अगर किसी ने ईडी 50 लाख से ज़्यादा की चोरी करी या फिर 50 लाख से ज़्यादा का क्रेडिट उसका डिफॉल्ट में है, तो उन्होंने बोला जी ये वो ऑफेंस है जो कॉग्निजेबल है, ऑफिसर कैन डायरेक्टली गो एंड अरेस्ट। और ये नॉन बेलेबल है, इसका मतलब वो बेल लेके नहीं छोड़ेगा, कोर्ट से ही बेल लेनी पड़ेगी। ऐसे ही बेटा उन्होंने सर्विस टैक्स में बोला, सर्विस टैक्स में ये पर्टिकुलर ऑफेंस एक बोला, ऑफेंस ऑफ कलेक्टिंग एनी अमाउंट ऑफ सर्विस टैक्स, कि आप सर्विस रिसीवर से तो कलेक्ट कर रहे हैं बट फेल्स टू पे इट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट विद इन 6 months ऑफ द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट।
लोग कलेक्ट कर रहे हैं सर्विस रिसीवर से बट गवर्नमेंट को नहीं दे रहे और 6 महीने से ज़्यादा हो गए एंड द अमाउंट ऑफ कलेक्टेड एक्सीड्स ₹50 लाख। ऑफिसर के पास पावर थी, जाकर के उठा लो और जमानत भी जो होगी वो कोर्ट से ही मिलेगी। ऐसे बेटा उन्होंने कस्टम्स में लिखे ऑफेंसेस पनिशेबल अंडर सेक्शन 135 रिलेटिंग टू, जिसमें आपने इवेजन किया और अटेम्प्टेड इवेजन किया एक्सीडिंग ₹50 लाख। बेटा वर्ड इवेजन और अटेम्प्टेड इवेजन दोनों अलग अलग अंडरलाइन कर लेना। कस्टम में हम दो कहानी सुनते थे बेटा, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। इंपोर्ट वाले चोर इंपोर्टेड होने के बाद पकड़े जाएंगे, एक्सपोर्ट वाले एक्सपोर्टेड होने के बाद, या वो पहले भी पकड़े। यस, इवेजन कंसेप्ट किसके साथ जुड़ा होगा? इंपोर्ट, अटेम्प्टेड इवेजन एक्सपोर्ट। दूसरा प्रोहिबिटेड गुड्स notified under section 11 which are also notified separately under section 135। सेक्शन 11 आपका जनरल सेक्शन है जो बताता है कौन कौन से गुड्स प्रोहिबिटेड गुड्स हैं, और सेक्शन 11 बेसिकली वो एफटीपी को लिंक करता है। और इसके अलावा 135 स्पेसिफिकली कुछ गुड्स को अलग से बोलता है कि हम कस्टम्स के लिए इनको स्पेशल कुछ प्रोहिबिटेड मानेंगे। तो वो कह रहा है वो गुड्स जो जनरल प्रोहिबिटेड गुड्स की लिस्ट में भी थे एंड 135 में अलग से सेपरेटली हमने बोले भी थे, दोनों जगह वो आते थे, तो उसके ऑफेंसेस को हम नॉन कॉग्निजेबल मानेंगे। सी, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ एनी गुड्स विच हैव नॉट बीन डिक्लेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द एक्ट एंड द मार्केट प्राइस ऑफ विच एक्सीड्स ₹1 करोड़। आपने मिस डिक्लेरेशन अगर किया है और मिस डिक्लेरेशन की वजह से जो प्राइस का डिफरेंस है वो 1 करोड़ से ज़्यादा है। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। इफ़ यू आर एक्सपोर्टिंग, आप एक प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, आपने शिपिंग बिल फाइल किया, शिपिंग बिल में आपने उसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू बताई। अच्छा, और आप सारे जानते हैं बेटा एक्सपोर्टर जनरली वैल्यू कम दिखाते हैं ज़्यादा ज़्यादा, ताकि इंसेंटिव ज़्यादा मिल सके। तो आपने जो ज़्यादा दिखाई, केस पकड़ा गया, ज़्यादा है। और वो जो आपने मिस डिक्लेरेशन करी है, अगर उस मिस डिक्लेरेशन में जो मार्केट प्राइस का डिफरेंस इन्वॉल्व है वो 1 करोड़ से ज़्यादा का है, तो भी सेम ट्रीटमेंट वो बोल रहे हैं। डी, fraudulently availing of or attempt to avail drawback or any exemption from duty provided under this act if the amount of drawback or exemption from duty exceeds ₹50 lakh। एग्जम्पशन कोई क्लेम करने के लिए आपने गलत ब्यौरा दिया या ड्रॉबैक लेने के लिए आपने कोई गलत ब्यौरा दिया और वो जो है वो 50 लाख से ज़्यादा का अमाउंट इन्वॉल्व है, तो सेम कस्टम ऑफिसर कैन अरेस्ट, जमानत आपको कोर्ट से मिलेगी। अच्छा, अब ये जितने भी केस मैंने आपको पढ़ाए, अब इन केस को रफली माइंड में सेट करो। एक्साइज एंड सर्विस टैक्स छोटे हैं वो रट लेना, कस्टम रफली ध्यान रख लेना। एक्साइज में इवेजन आपने किया 50 लाख से ज़्यादा, ठीक है। अब इसको विजुलाइज कर लो। अब एक असेसी था जो पकड़ा गया है, उसका इवेजन है बेटा लेट्स सपोज 60 लाख, और एक वो असेसी पकड़ा गया है जिसका इवेजन है 20 लाख। एक बात बोलो, चोरी दोनों ने करी है, ये एक्शन दोनों के खिलाफ है, ये एक्शन गलत गलत। क्या ये एक्शन भी दोनों के खिलाफ है? यस। डिफरेंस एक्शन का नहीं है, डिफरेंस किस चीज का है? जिसने 60 लाख का किया, जिसने 60 लाख का किया उसको ऑफिसर अंडर ट्रायल जाकर के अरेस्ट की बात कर सकता है और उसको जमानत कोर्ट से मिलेगी। जिसने 20 लाख की चोरी करी उसको ऑफिसर अंडर ट्रायल जाकर के अरेस्ट करने की बात नहीं सोच सकता, कोर्ट ने बोला तभी अरेस्ट होगा। और जमानत अगर ये अपने एंड पर देना चाहे तो क्या दे सकता है? यस। पॉइंट क्लियर है? यस। अच्छा, अब होता क्या था आप समझिएगा बेटा। 60 लाख का अगर कोई असेसी है, 1 मिनट जरा ध्यान से, कितने का? 60 लाख का। तो वो असेसी अगर कोई ऑफिसर गया और ऑफिसर को बोलता था मैं तुम्हें अरेस्ट करने आया हूँ। अच्छा, अब अरेस्ट एक ऐसी चीज़ है बेटा जो शो को जाने पर असेसी नहीं डरते, आप समझिएगा। दे आर रेडी, चार्टर्ड को फ़ोन कर लेंगे जाओ। लेकिन अगर वो आया अरेस्ट करने आया हूँ तो आपको चार्टर्ड भी किसी काम का नहीं है बेटा। अरेस्ट से आदमी ज़रूर डरता, घर पर पुलिस आ गई, मोहल्ले में खबर आ गई पुलिस आई है, पुलिस आई है, क्या हुआ। अच्छा, और ऐसा हो जाएगा अरेस्ट के नाम पर बड़ा फेयरफुल, लोग इसको हरेस कर सकते हैं बेटा, इसको आपने समझना चाहिए।
ऑफिसर जैसे ही 60 लाख का कोई केस मिला, कंसेप्चुअली अरेस्ट इसलिए होना चाहिए कि अगला भागने वाला हो या एविडेंस डिस्ट्रॉय करने वाला हो, लेकिन ऑफिसर वो सोचते चलो यार एक बार घर पे चक्कर लगा के आते हैं, हाँ भाई साहब मैं आपको अरेस्ट करने आया हूँ। मैं पूछा अरेस्ट क्यों? उसने बोला जी आपके खिलाफ 60 लाख से ऊपर की चोरी का केस है, इसको विजुलाइज करेंगे। और इसको काफ़ी बेटा फियरफुल हो गया था लोगों में। अब उन्होंने सीबीएसई ने सिंपली एक रिवाइज्ड गाइडलाइन इशू करी है जिसमें उन्होंने ये बोला है जी आप इस तरीके से लोगों को परेशान नहीं करें, अरेस्ट को कैजुअल मैनर में ना लें। आप अरेस्ट के लिए उन्होंने लिमिट्स नोटिफाई करके बोल दिए, कोई भी आदमी तब तक अरेस्ट नहीं किया जाएगा इन प्रिंसिपल जब तक 1 करोड़ या उससे ऊपर का केस ना हो। कोई भी आदमी इन प्रिंसिपल रिवाइज गाइडलाइंस आ गई है, जब तक अरेस्ट नहीं किया जाएगा जब तक 1 करोड़ या उससे ऊपर का केस ना हो। ध्यान रखिएगा जो लिमिट रिवाइज हुई है वो किसकी हुई है, अरेस्ट की या प्रोसिक्यूशन की? अरेस्ट। मैं क्या कहना चाह रहा हूं बेटा, आपका 60 लाख का केस है, आज की डेट में ऑफिसर आपको अरेस्ट करने के लिए नहीं आएगा, पर कोर्ट में प्रोसिक्यूशन, बोलो डिपार्टमेंट प्रोसिक्यूशन नहीं चला सकता या वो तो चला सकता है, वो चला सकता है। तो द लिमिट्स हैव बीन रिवाइज्ड ओनली फॉर द अरेस्ट, कि बहुत बड़े रफली सिंपली वो कहना चाह रहे हैं 1 करोड़ से ऊपर का सिर्फ केस हो, सिर्फ तभी अरेस्ट के लिए सोचना, बाकी केसेस में सोचना ही मत। हाँ लेकिन अगर एक आदमी वो हो जो हैबिचुअल ऑफेंडर हो, जो बार बार पीछे डिफॉल्ट करता रहा था, उसके कई बार पास्ट में तुमने डिमांड ऑर्डर निकाले, हर बार निकले 30-30 लाख के, कभी 1 करोड़ से ऊपर नहीं गया, लेकिन आप समझ पा रहे हो हैबिचुअल था, बड़े सारे निकले हुए। उन्होंने बोला इसके लिए 1 करोड़ वाला जो क्राइटेरिया है वो तुम्हें चेक करने की जरूरत नहीं है। एक बार जरा पढ़ते हैं पेज नंबर 48, पेज नंबर 48, अभी लिंकिंग करा रहा हूं बेटा एक्सरसाइज के लिए। टेबल में अब सिंपल सी बात है बेटा, एक्सरसाइज के लिए उन्होंने ये पर्टिकुलर सर्कुलर से ये बोला मॉनेटरी लिमिट्स फॉर अरेस्ट, मॉनेटरी लिमिट फॉर अरेस्ट, इवेडेड ड्यूटी या रॉन्गली अवेल्ड क्रेडिट। जब आप उसके लिए अरेस्ट की सोचेंगे तो दैट शैल बी ₹1 करोड़ और मोर, 1 करोड़ या उससे ज्यादा की होनी चाहिए। अगला कॉलम मॉनेटरी लिमिट शैल नॉट बी एप्लीकेबल, बट ये लिमिट आपको नहीं देखनी, चल मिटा आगे। इट शैल नॉट बी कंसीडर्ड इन केस ऑफ हैबिचुअल ऑफेंडर और इवेडर। हैबिचुअल ऑफेंडर इज इक्वल टू, इसका जो मतलब है दैट इज, ये जरा बोल के बताना, 3 और मोर केसेस ऑफ कंफर्म डिमांड इन पास्ट 5 years। 3 और मोर केसेस ऑफ कंफर्म्ड डिमांड। बेटा कंफर्म डिमांड का मतलब आपके डिमांड ऑर्डर आ चुके हो। अगर आपके पास पिछले 5 सालों में 3 या उससे ज्यादा डिमांड ऑर्डर आ चुके हैं तो फिर आपको हैबिचुअल ऑफेंडर मानेंगे और तब हम इस लिमिट्स का ध्यान नहीं रखेंगे। 5 साल कहां से गिनने, रेलेवेंट डेट 11 वाला है या कुछ अलग है? अलग। नीचे आना जरा, नीचे मैंने पास्ट 5 years डिफाइन किया, एकदम नीचे स्टार लगा के। कुछ है समझ कहां से गिनने हैं? जिस दिन डिसीजन टू अरेस्ट इज बीइंग टेकन, जिस दिन डिसीजन ऑफ अरेस्ट इज बीइंग टेकन, ठीक है। जैसे आज आप डिसीजन ले रहे हो कि आपको इसके खिलाफ प्रोसिक्यूशन करना है, प्रोसिक्यूशन। अच्छा मैंने आपको बोला प्रोसिक्यूशन कैसे करेंगे, क्रिमिनल कंप्लेंट। तो आज आप डिसाइड कर रहे हैं कि कोर्ट में प्रोसिक्यूशन करना है, तो आपने आज कोर्ट में लेट्स सपोज प्रोसिक्यूशन के लिए जो था वो क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल करी। अब यहां क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल हो गई बेटा, प्रोसीडिंग आपने स्टार्ट कर दी, यस। क्या मैटर अंडर ट्रायल, फिर हो गए मैटर क्या अंडर ट्रायल बन गया, यस। अब वो क्या कह रहे हैं, इधर आपने प्रोसीडिंग कर दी। अब आप ये देखो अगर आज से पीछे 5 सालों में इसके खिलाफ 3 से ज्यादा बार डिमांड ऑर्डर,
हमें इवेजन के केस के इशू करने पड़े थे, तो हम इसको क्या समझेंगे, हैबिचुअल ऑफेंडर, और मीनिंग देयर बाय अंडर ट्रायल क्या हम इसको अरेस्ट करने की सोचेंगे, यस। और कब, जब 1 करोड़, या अब हम लिमिट का ध्यान नहीं देंगे, नहीं देंगे, अब हम लिमिट का कोई ख्याल जो होगा वो नहीं रखेंगे। पॉइंट क्लियर है, यस। ऐसे ही बेटा सर्विस टैक्स में भी सेम बात उन्होंने लिखी है, इवेडेड टैक्स या रॉन्गफुली अवेल्ड क्रेडिट 1 करोड़ या उससे ज्यादा होगा तो ही हम सिर्फ उसे अरेस्ट करेंगे, पर वही बात मॉनेटरी लिमिट नहीं देखनी, बिल्कुल सेम तरीके से लिखा हुआ है अगर ये हैबिचुअल ऑफेंडर है। कस्टम्स, कस्टम्स में थोड़ी लंबी बातें लिखी बेटा इन्होंने। कस्टम्स में अब ये थोड़ा आपको रट के जाना पड़ेगा बेटा, अब जरा पॉइंट्स को। नंबर 1, केसेस इन्वॉल्विंग अनऑथराइज्ड इंपोर्टेशन ऑफ बैगेज। यू रिमेंबर व्हाट इज बैगेज? पैसेंजर जो अपने साथ लाया, अब वो अपने साथ कुछ लाया और वो कैरी कर रहा है जो अनऑथराइज है। लेट्स सपोज उसके बैगेज में कुछ भी मिल गया, ड्रग्स व्रग्स कुछ भी मिल गया जो अनऑथराइज था, हमने गलत कर रहा था तो उसके खिलाफ प्रोसिक्यूशन का केस बनाया। अब हम कह रहे हैं जब हम अरेस्ट करने की उसे सोचेंगे तो लिमिट जो ध्यान में रखेंगे वो क्या रखेंगे, वैल्यू ऑफ गुड्स इन्वॉल्व ₹20 lakhs और मोर। बेटा ऊपर और इसमें जरा ध्यान देना, ऊपर आप क्या चेक कर रहे हो, 1 करोड़ गुड्स की वैल्यू या टैक्स क्रेडिट अमाउंट, टैक्स क्रेडिट, यहां जो हम बात कर रहे हैं दैट इज वैल्यू ऑफ गुड्स 20 लाख। अगला पॉइंट, केसेस ऑफ outright smuggling, cases of outright smuggling of high value goods such as special matter, एक, दूसरा restricted items, तीसरा prohibited item, next one goods notified under section 123 and next one offenses involving foreign currency। बेटा साइड में जरा पॉइंट नंबर 1 2 3 करके इसे लिख लो। नंबर 1 साइड में लिख लो, prohibited goods, सेकंड रेस्ट्रिक्टेड गुड्स, तीसरा सेक्शन 123 गुड्स। ये 3 एक तरफ लिख लेना, 2 अलग कॉलम में लिख लो अलग से साइड पर, हाई वैल्यू गुड्स एंड फॉरेन करेंसी। 5 है टोटल ये, प्रोहिबिटेड गुड्स, रेस्ट्रिक्टेड गुड्स, सेक्शन 123 गुड्स एंड हाई वैल्यू गुड्स एंड फॉरेन करेंसी। थोड़ा सा मतलब बोल देता हूं, मुझे आपको क्लियर हो जाएगा। प्रोहिबिटेड गुड्स का मतलब आपको पता है, जिनका इंपोर्ट अलाउड नहीं था। रेस्ट्रिक्टेड, जिनका अलाउड था बट कंडीशनल था और वो कंडीशन फुलफिल नहीं थी, आपने गलत काम किया होगा तो केस बन गया। सेक्शन 123 गुड्स, ये क्या होते थे ये मैं आपको जैसे याद करा देता हूं बेटा। जब कभी भी आप कुछ गलत गुड्स लाते हैं, प्रोहिबिटेड गुड्स, तो वो पहले सीज होते हैं, फिर उनका कन्फिस्केशन होता है। कन्फिस्केशन में हम आपको एक नोटिस भेजेंगे जिसमें आपको नोटिस से हम बताएंगे जी आप डिफॉल्टर हो, बताओ कन्फिस्केशन क्यों ना करें। अच्छा, उस केस में क्या होता है, आपने गलत काम कुछ किया है तो बर्डन ऑफ प्रूफ बेटा जनरली डिपार्टमेंट के ऊपर होता है, जो नॉर्मल रूल है। लेकिन सेक्शन 123 सेक्शन आपके सिविल प्रोसीडिंग वाले चैप्टर में था कस्टम में, जिसमें ये लिखा था कुछ गुड्स के लिए बर्डन ऑफ प्रूफ जो होगा वो इंपोर्टर के ऊपर रहेगा। इंपोर्टर को साबित करना पड़ेगा जी ये जेन्युइन गुड्स है, नहीं तो हम बाय डिफॉल्ट उसको स्मगल्ड गुड्स मान करके चलेंगे। उस गुड्स का एक एग्जांपल, 2 एग्जांपल आप माइंड में रख लो, एक तो है गोल्ड और दूसरा घड़ी, बाकी उसकी नोटिफाइड लिस्ट है, यू आर नॉट सपोज्ड टू रिमेंबर। 2 एग्जांपल के तौर पर अपने ध्यान में रख ले, गोल्ड अगर कभी पकड़ा जाएगा या घड़ियां अगर कभी पकड़ी जाएंगी तो फिर जो पर्सन है उसके ऊपर बर्डन रहेगा ये साबित करना कि ये स्मगलिंग वाले नहीं है, ये लोकल वोकल मैंने इधर से खरीदे, उसको साबित करना पड़ेगा। फिर उसके अलावा जो 2 कैटेगरी है, हाई वैल्यू गुड्स दैट यू अंडरस्टैंड, वो प्रीशियस मेटल उन्होंने बताया ही था, एंड फॉरेन करेंसी, अगर आप बाहर से फॉरेन करेंसी लाते हुए पकड़े गए तो ये बात आएगी। अच्छा, और इसमें आपकी लिमिट बेटा उतनी ही दी गई है, जो वैल्यू इन्वॉल्व होनी चाहिए वो 20 लाख या उससे ज्यादा, तभी अरेस्ट करेंगे, अदरवाइज हम आपको अरेस्ट नहीं करेंगे। फिर तीसरा बेटा, आपने एग्जम्पशन गलत ली या ड्रॉबैक गलत लिया, एग्जम्पशन गलत ली या ड्रॉबैक गलत लिया, बेटा ध्यान दीजिएगा लिमिट अब वापस से कितनी हो गई है, 1 करोड़। नेक्स्ट वन, revisions regarding value of goods which have been carried out regarding appraisement of tax during import
अप्रेजमेंट ऑफ टैक्स ड्यूरिंग इंपोर्ट। आपको सिस्टम याद है, कस्टम से क्लियरेंस, घर पर बैठकर बिल ऑफ एंट्री फाइल करो, बाद में लेकर के जाओ बिल ऑफ एंट्री। अच्छा, वो वेरिफिकेशन करता था, याद है, एक अप्रेजिंग ऑफिसर होता था, वो चेक करेगा आपने जो डिक्लेयर करी है वो सही है नहीं, और अगर उसे गलत लगेगा तो वो वैल्यू रिवाइज कर देगा। तो अगर उसने जो वैल्यू रिवाइज करी, अब लाइन बोलो ये क्या कहना चाह रहे हैं, अगर वो वैल्यू रिवीजन करी, इसका एक मतलब यह है कि आपने मिस डिक्लेरेशन करी थी, ऑफेंस हुआ। अब हम आपको अरेस्ट तब भी करेंगे जब CIF वैल्यू ऑफ द ऑफेंडिंग गुड्स इज 1 करोड़ और मोर, और नीचे FOB लिखा है तो ये आप अपने आप समझ जाओ। FOB का मतलब नीचे वाला केस कौन सा होगा, एक्सपोर्ट का। रिवीजन रिगार्डिंग, उसमें एक करेक्शन भी कर लेना लास्ट वाले में, रिवीजन रिगार्डिंग वैल्यू ऑफ गुड्स विच हैव बीन कैरिड आउट रिगार्डिंग अप्रेजमेंट ऑफ टैक्स ड्यूरिंग इंपोर्ट, काट दो बेटा ये, ड्यूरिंग एक्सपोर्ट, FOB वैल्यू ऑफ ₹1 करोड़ और मोर। अच्छा, मैं सिंप्लीफाइड अगर आपको बोलना चाहूँ तो आप रफली जो याद करें वो ये है, बेसिकली उन्होंने ये कहना चाहे 1 करोड़ या उससे ज़्यादा इन्वॉल्व होगा तो ही हम अरेस्ट करेंगे। एक्साइज 1 करोड़, सर्विस टैक्स 1 करोड़, कस्टम जनरली 1 करोड़, जो 20-20 लाख वाले हैं उसको आप अलग से याद कर लो। अच्छा, कस्टम में एक स्पेशल बात और लिखी, मॉनेटरी लिमिट अप्लाई नहीं करनी। यहाँ पर एक और स्पेशल बात लिखी है, मॉनेटरी लिमिट आपको अप्लाई नहीं करनी। हैबिचुअल ऑफेंडर तो ऊपर भी बोला था, इसमें स्पेशल बोला। फर्दर, नो लिमिट फॉर अरेस्ट, नो लिमिट फॉर अरेस्ट इन केसेस इन्वॉल्विंग ऑफेंसेस रिलेटिंग टू फॉलोइंग आइटम्स। ये अगर गुड्स कभी भी अगर आपके पकड़े गए हैं, इसकी वजह से प्रोसिक्यूशन हो रहा है, तो इसमें हम कोई लिमिट चेक नहीं करेंगे, और ये भी नहीं चेक करेंगे आप हैबिचुअल थे या फिर नहीं थे। इवन 1 टाइम ऑफेंडर भी होगा तो भी हम अरेस्ट के लिए सोच लेंगे। अगर पकड़े जाने वाले आदमी की वाइफ एंटीक हो तो ये बात लग जाएगी। अगर पकड़े जाने वाले आदमी की वाइफ एंटीक हो तो ये वाली बात लग जाएगी। अब इसको आप मैच करा लो, वाइफ W, वाइल्ड लाइफ जंगली हो, हाँ जी, वाइफ I, इंडियन करेंसी नोट्स, फेक इंडियन करेंसी नोट्स F, हाँ जी, फ्लोरा फोना, हाँ जी, E, आर्म्स एम्यूनिशंस एक्सप्लोजिव्स, एंड एंटीक बताइए, एंटीक्स आर्ट्स एंड ट्रेजर्स। तो याद रह जाएगा, छोटा सा शॉर्टकट है। अच्छा, मैं एग्जाम्पल बनाऊंगा, आप कोशिश करके अब आंसर दीजिएगा बेटा। एक आदमी जो था वो आ रहा था नेपाल के रास्ते से, गाड़ी से आ रहा था, कस्टम वालों ने चेक कर लिया और उसमें एंटीक्स पाए गए, एंटीक्स पाए गए, एंटीक्स की वैल्यू है 10 लाख, और पहली बार पकड़ा गया है, इसके खिलाफ कोई पीछे के इधर उधर कोई केस नहीं है। क्या उसका डिसीजन ऑफ अरेस्ट कैन बी टेकन? यस। अच्छा, और ध्यान रखिएगा, डिसीजन ऑफ अरेस्ट कैन बी टेकन प्रोसिक्यूशन, प्रोसिक्यूशन, यस बेटा। ये सारी कहानी किसके ऊपर फोकस्ड है? अरेस्ट के ऊपर। इसका प्रोसिक्यूशन से कोई लेना देना नहीं है। प्रोसिक्यूशन जो नॉर्मल सिस्टम पे आप जैसे चलाते बिल्कुल वैसे ही चलाएंगे। देखो, मैंने एक एग्जांपल नेक्स्ट पेज पर आपको दिया, अरेस्ट और प्रोसिक्यूशन की इंटरमिक्सिंग क्लियर करने के लिए। मिस कनिका कलेक्टेड सर्विस टैक्स ऑफ 60 lakhs, 60 lakhs का सर्विस टैक्स कलेक्ट किया, बट इट डिड नॉट डिपॉजिट द सेड अमाउंट फॉर मोर देन 6 months. 60 lakhs but did not deposit. Whether she is liable to face prosecution under service tax? Yes or no? Yes. उसने डिफॉल्ट किया है, she is liable to face prosecution. अच्छा जी, सुने आगे। Whether she can be arrested during the period trial proceedings are going on? Whether she can be arrested during the proceedings, trial proceedings are going on. क्या हम उसके खिलाफ प्रोसिक्यूशन का केस चला सकते हैं? यस, हमने कोर्ट में केस डाल दिया, कोर्ट में केस चल रहा है। अब हमने ऑफिसर को लगा कि नहीं, मुझे इसे अरेस्ट करना है, तो क्या वो अरेस्ट एज ऑन डेट की जब हम बात कर रहे हैं, एज पर द रिवाइज गाइडलाइंस, क्या वो इसको अरेस्ट कर सकता है? नो। सीबीसी की गाइडलाइंस क्या कहती है? अरेस्ट कब होना चाहिए? जब 1 लाख से ज्यादा, 1 करोड़ से ज्यादा। अच्छा,
50 लाख से ज्यादा होने पर बेटा ये ऑफेंस मैंने लिखवाया क्या था, ये क्या था, मैंने ये इस वाली टेबल में क्या लिखवाया था, ये क्या था, कॉग्निजेबल था। कॉग्निजेबल का मतलब अगर ऑफिसर अरेस्ट करने की सोचता तो अरेस्ट वारंट से अरेस्ट करता या डायरेक्ट अरेस्ट कर लेता, डायरेक्ट अरेस्ट कर लेता। बट लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, रिवाइज गाइडलाइन के हिसाब से वो अरेस्ट करने की सोचेगा या सोचेगा ही नहीं, इस केस में सोचेगा ही नहीं अरेस्ट करने की। अब वो बेटा सोचेगा ही नहीं, बिकॉज एज पर द रिवाइज गाइडलाइंस उन्होंने क्या बोला है कि आपको अरेस्ट करने की 1 करोड़ से ऊपर वाले केस में ही सोचनी है, अदरवाइज आपको सोचना ही नहीं होगा। ऑफेंस कॉग्निजेबल, बट जब सीबीसी ने रेस्ट्रिक्ट कर दिया तो अब आप उसको अरेस्ट करने वाले एक्शन के लिए प्रोसीड नहीं करेंगे। कॉन्ट्रास्ट विद द सेकंड एग्जांपल, मिस कनिका कलेक्टेड सर्विस टैक्स ऑफ 120 lakhs and failed to deposit within 6 months. It is an offense under service tax. सेक्शन 89 में अब ये ऑफेंस है जिसकी वजह से प्रोसिक्यूशन फाइल हो सकता है। मैंने क्वेश्चन वही बताया, whether she is liable to face prosecution, yes. She has committed an offense, आप क्रिमिनल कंप्लेंट कोर्ट में डाल दो। Whether she can be arrested during the period trial proceedings are going on. Whether she can be arrested during the trial proceedings, yes or no? Yes. ऑफिसर उसे अरेस्ट करने की सोच सकता है, yes. अब क्वेश्चन बनाइएगा जरा ध्यान से बेटा, अमाउंट इन्वॉल्व 1 करोड़ से ज्यादा है एज पर सीबीसी गाइडलाइंस, क्या हम अरेस्ट करने की सोच सकते हैं? यस। अब ध्यान देना, अच्छा अरेस्ट करना बहुत ज़रूरी है या फिर भी अरेस्ट ना करे, ऐसा हो सकता है, हो सकता है अगर उन्हें लगता है ये कहीं भागने वाला नहीं है, कोई ऐसा एविडेंस बचा ही नहीं है जिसको ये डिस्ट्रॉय कर सकता है, मेरी बात समझ रहे हो, तो ज़रूरी नहीं है कि वो अरेस्ट करे, वो डिसीजन उसी का रहेगा। 1 करोड़ से कम में कुछ भी हो जाए आपको करना ही नहीं है, 1 करोड़ से ऊपर हो और जरूरी आपको लगे तो आप जो है उसे जाकर के अरेस्ट कर सकते हैं। और लेट्स सपोज मैं कह रहा हूं ऑफिसर को लग रहा है इसे अरेस्ट करना जरूरी है, ऑफिसर चला गया अरेस्ट करने, वो आदमी बोलता भाई साहब अरेस्ट वारंट दिखाओ, अब आप आगे कहानी बनाओ, अरेस्ट वारंट दिखाओ। सर्कुलर सिर्फ किस बात के ऊपर है, अरेस्ट कब करना है कब नहीं करना, अरेस्ट करने का सिस्टम क्या है, क्या वो तो ये टेबल ही चलेगी, यस। और टेबल के हिसाब से 50 से ऊपर का केस है, मतलब बोलो 50 से ऊपर का केस है मतलब कॉग्निजेबल है, मतलब क्या है उसका, अरेस्ट वारंट चाहिए या डायरेक्ट जा सकता है, डायरेक्ट जा सकता है, पक्की बात है, यस। तो उसे अगर उसने मन बनाया कि इसे अरेस्ट करना है, सीबीसी की लिमिटेशन प्रॉब्लम नहीं दे रही, यू कैन अरेस्ट, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, आपको अरेस्ट वारंट नहीं चाहिए क्योंकि 50 से ऊपर का केस है, आप डायरेक्टली जाकर के उसे अरेस्ट कर सकते हैं। मैं गया उसके घर, उसे पकड़ करके ले आया, आपके लिए क्वेश्चन, उसने बोला जी जमानत लेकर के छोड़ दो, तो मैं उसे क्या बोलूंगा, जमानत मैं नहीं दूंगा, जमानत कोर्ट देगी, क्योंकि ऑफेंस क्या है, नॉन बेलेबल। कुछ फ्लो माइंड में सेट हुआ बेटा, यस। ऑफेंस इज नॉन बेलेबल, तो आपको जो जमानत लेनी होगी वो कोर्ट से लेना। अगला क्वेश्चन आप मुंह से कोशिश करना निकल जाए पहली बार में ही। उसने बोला अच्छा कोर्ट में कब ले जाओगे, चलो कोर्ट चलते हैं। उसने बोला यहाँ रखूंगा तुझे, पहले महीने काम कराऊंगा घर का। अच्छा कोर्ट कब ले जाना होता है, 24 घंटे के अंदर। सिस्टम ध्यान रखिएगा, इफ यू हैव अरेस्टेड एनी पर्सन तो विद इन 24 आवर्स यू हैव टू प्रोड्यूस दैट पर्सन बिफोर मजिस्ट्रेट। तो फिर अकॉर्डिंगली वो इसको ये बोलेगा, जब ये बेल की बात करेगा, बेल मैं नहीं दूंगा, अगले 24 घंटे में कोर्ट में तेरी पेशी होगी, जो भी बेल की बात करनी होगी वो तू मजिस्ट्रेट के सामने करेगा। मजिस्ट्रेट अगर आपको बेल दे दे तो बेल का मतलब आप समझते हो, वो कुछ पैसे वैसे ले लेते हैं जमानत के तौर पर और आपको छोड़ देंगे और शर्तें वर्तें भी लगा देंगे, देश छोड़ के मत भागना, पासपोर्ट जमा करा दो, एंड सो नॉर्मल आप समझते हैं। और अगर मजिस्ट्रेट को लगा नहीं इसे बेल पे नहीं छोड़ना, तो बेटा उसे कहते हैं इसे हम रिमांड में दे देते हैं, सुना आपने, रिमांड में ले लो इसको। पुलिस को 14 दिन का रिमांड दे दिया, यहाँ रिमांड पुलिस को नहीं मिलेगा, यहाँ किसको मिलेगा, ऑफिसर को, कि इसे सर्विस टैक्स वालों को हमने रिमांड में दे दिया। प्रोसेस क्लियर है, यस। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला सी, इफ अरेस्टेड, सी पार्ट बेटा, if arrested whether she can get bail from the arresting officer, no, clear है। अगला पॉइंट, ड्यूरिंग द ट्रायल प्रोसीडिंग, बेटा बड़ा अच्छा पॉइंट है, जरा ध्यान देना। अब अरेस्ट हो गया है, ड्यूरिंग ट्रायल प्रोसीडिंग्स, अच्छा ये आपको पता है कोर्ट जब बेल नहीं देती
तो पहले कुछ दिनों के लिए रिमांड पर देती है, फिर उसके बाद सर्विस टैक्स ऑफिसर हो सकता है वो बोले भाई साहब बहुत डंडे मारे अभी नहीं बताया, थोड़ा और दिन होता है ना, ऐसे एक्सटेंशन चलता रहता है। यस, तो अब ये ट्रायल प्रोसीडिंग्स चल रही थी। अब क्वेश्चन कह रहे हैं डी वाला बेटा, ड्यूरिंग ट्रायल प्रोसीडिंग वेदर मिस रश्मि कैन अप्लाई, ये रश्मि कहाँ, अच्छा रश्मि चल रही थी इसमें, मैंने कहा कहीं कनिका की बजाय रश्मि ले आए, तो मिस रश्मि कैन अप्लाई टू डिपार्टमेंट फॉर कंपाउंडिंग ऑफर ऑफेंस, लाइन कर लीजिएगा, कंपाउंडिंग ऑफर ऑफेंस अपॉन पेमेंट ऑफ फाइन एंड विड्रॉवल ऑफ प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग इन कोर्ट। अब बहुत डंडे पड़े, मैडम बोली प्रोसिक्यूशन फेस करने की हिम्मत नहीं है भाई। उन्होंने बोला भाई साहब कुछ ले दे करके, अब इलीगल वाला नहीं बेटा, लीगल लेना देना, ये कंपाउंडिंग का कंसेप्ट आपने पढ़ा होगा बेटा जी। बस में बिना टिकट यात्रा जाना जुर्म है, 6 महीने की सजा हो सकती है, बस में लिखा होता है बेटा हाईलाइट। बट बहुत लोग फिर भी बिना टिकट की यात्रा करते हुए पकड़े जाते हैं। रेलवे में बिना टिकट की यात्रा करना जुर्म है, पकड़े गए तो सजा है। अब अगला जा तो कहीं और रहा था बेटा, वृंदावन घूमने जा रहा था, टिकट चेक करा के उसने बोला वहीं चले जहाँ कृष्ण गए थे, जेल। तो आप जनरली देखते हैं, लेकिन जब आप बिना टिकट पकड़े जाते हैं तो बेटा वो जेल नहीं लेके जाता, वो आपसे क्या कहता है, वो एक तो इलीगल तरीका है, उसकी जेब में 100-200 डाल दूँ। एक लीगल तरीका भी है बेटा, वो क्या, वो आपसे वो टिकट से कुछ फाइन वाइन लेकर के छोड़ देता है। यस, उस काम को हम बोलते हैं कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस, कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस। रेड लाइट टपाना जुर्म है, हम सब करते हैं, हाँ जी, लेकिन देख के करते हैं कि ट्रैफिक वाला नहीं हो तो करें। बट कई बार ऐसा होता है वो आपके भी बाप होते हैं, वो पेड़ में छुपा रहता है हाँ जी, जब आप टपा ले तो वो अचानक से सामने आ जाता है, अब रुक पागल समझ रखा है, हाँ जी। तो उसने पकड़ लिया, अब कोई बात नहीं है पकड़ लिया तो, लेकिन बेटा वैसे जुर्म है, आप जेल जाते हैं, जेल जा सकते हैं, लेकिन वो आपको क्या पर्ची कटाऊं, तो ऑल दीज आर कंपाउंडिंग। अच्छा, और कंपाउंडिंग आप विजुलाइज करिएगा बेटा, कंपाउंडिंग। अब इस ये चलान वाले एग्जांपल को याद करना, आपने रेड लाइट टपाई, अब ऑफिसर आपको कई बार क्या कहते भाई चलान कटेगा 500 रुपये का, आपने दिया, उसने छोड़ दिया, कंपाउंडिंग, आपको जेल नहीं भेजा। अब एक आदमी बोला, जैसे हमारे सी वाला बच्चा, मेरे पास 500 नहीं है भाई, 500 तो मेरा महीने का आर्टिकलशिप का स्टाइपेंड हाँ जी, मेरे पास 100 रुपये बचे हैं, आखिरी के दिन है। तो अब वो बोला ठीक है, तो बेटा ऐसा कर, कोर्ट में चलान भेज रहा हूँ, सुना ना ये आपने, कोर्ट से छुड़ा लियो, सुना? यस। अच्छा, कोर्ट में जाने का मतलब जेल ही होगी, वहाँ कोर्ट में फाइन जमा करके। अच्छा, और अगर आदमी ये कहते मैं तो नहीं दूंगा पैसे, कुछ भी हो जाए, तो बेटा क्या वो प्रोसीडिंग्स ही आगे चलेगी? यस। तो मैं इस एग्जांपल से बोलना चाह रहा था, कंपाउंडिंग 2 लेवल पर होती है, केस कोर्ट तक पहुंचने से पहले और केस कोर्ट में पहुंचने के बाद। ठीक है जी बेटा, तो केस फाइल्ड होने से पहले यू कैन ऑप्ट फॉर कंपाउंडिंग, केस फाइल हो गया स्टिल यू कैन ऑप्ट फॉर कंपाउंडिंग। बट अगर कोर्ट ने केस डिसाइड कर दिया, ऑर्डर दे दिया, देन डेफिनेटली फिर नहीं कह सकते नहीं जी पैसे ले लो छोड़ दो, नहीं, पहले या केस फाइल होने के बाद। कंपाउंडिंग के प्रोविजंस है, उस चैप्टर में आपके एक्साइज वाले में लिखे भी हुए हैं, और इसमें लिखा ऐसा होता है बेटा, आप सिंपल सा अगला समझिएगा, अगर केस फाइल करने से पहले आपने ऑफिसर को कंपाउंडिंग की बात कर ली तो ठीक है, कोर्ट बीच में इन्वॉल्व नहीं हुई। लेकिन अगर केस कोर्ट में फाइल हो गया था, सुनना, और फिर आपने ऑफिसर से बोला यार फाइन ले लो जो भी लेना है, उसने बोला भाई साहब अब ये मामला मजिस्ट्रेट के पास चला गया है, तो मैं तुमसे फाइन लेकर के सीधा मैं नहीं कह सकता केस खत्म, इसमें मजिस्ट्रेट की, बोले बेटा अगर आप समझ पा रहे हो, क्या मजिस्ट्रेट की सहमति भी जरूरी होगी? यस। बाकी प्रैक्टिकली दिस इज अ डिफरेंट थिंग, मजिस्ट्रेट नहीं देगा या देगा ही देगा, बट डेफिनेटली उसकी जो है केस विड्रॉवल की परमिशन जरूरी है। पॉइंट क्लियर है? यस। कंपाउंडिंग इज योर राइट और रिक्वेस्ट, कंपाउंडिंग इज योर रिक्वेस्ट, दैट इज नॉट योर राइट। जैसे पुलिस वाले के आप 2 थप्पड़ लगा दो और फिर भी चालान लेना पड़ेगा तो ये छोड़ना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है, इट इज ओनली अ रिक्वेस्ट, इट इज नॉट योर राइट। तो मेरा लास्ट क्वेश्चन क्या था बेटा, सिंपल, अब जरा आंसर कर दो, ये पॉइंट समझ आ गए हो तो। लास्ट क्वेश्चन क्या था? डी, ड्यूरिंग ट्रायल प्रोसीडिंग, मतलब ये कौन सी कहानी है, केस फाइल हुआ है या नहीं हुआ? हुआ है। ड्यूरिंग ट्रायल प्रोसीडिंग वेदर मिस रश्मि कैन अप्लाई टू द डिपार्टमेंट फॉर कंपाउंडिंग ऑफ हर ऑफेंस। हाँ जी, क्या आंसर है? यस।
और उसे उसने फाइन पे कर देना पड़ेगा जो भी होगा, एंड विड्रॉवल ऑफ प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग, और फिर वो कोर्ट से विड्रॉवल केस को कर लेंगे जो कि जनरली कोर्ट आपको परमिट करेगी। आई होप दिस इज क्लियर। बस अच्छा, नेक्स्ट पेज पर एक डायग्राम मैंने दिया है, जस्ट आप एक कैजुअल रीडिंग इसकी करके चले जाना। ये सीबीईसी का एक और सर्कुलर आया था रिगार्डिंग क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, इंस्टीट्यूट ने सेलेक्ट नहीं किया, इंस्टीट्यूट की बुक में ये नहीं है, मतलब जो उनकी अमेंडमेंट्स है उसमें ये नहीं है, उन्होंने शायद इंपॉर्टेंट नहीं समझा, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ इसको सिर्फ आप एक कैजुअल रीडिंग के तौर पर देख लीजिएगा। इसमें सिर्फ इस बात का जिक्र है कि अरेस्ट करने का डिसीजन लेते टाइम क्या स्टेप्स जो हैं वो फॉलो किए जाते हैं। किसी आदमी के खिलाफ प्रोसिक्यूशन लॉन्च करना है तो क्या स्टेप्स जो हैं वो बेसिकली फॉलो किए जाते हैं। कैजुअल रीडिंग योर चॉइस, यू वांट टू डू कर लीजिएगा, अदरवाइज नहीं करिएगा। इतनी लंबी स्टोरी में सेटलमेंट कमीशन का क्या रोल है, अब इसको खत्म कर दो, ये पूरा हो गया, अभी आपको समझ आएगा सेटलमेंट कमीशन का क्या रोल है बेटा। सेटलमेंट कमीशन हमें ये खत्म करवाता है, जल्दी बात करो, या इससे बचाता है, क्रक्स पहले माइंड में रख लो। आपने ड्यूटी की अगला कंसेप्ट, अच्छा डिटेल बाद में करेंगे ब्रेक के बाद, लेकिन पहले उसका लॉजिक कि सेटलमेंट कमीशन कहाँ बात पिक्चर में आता बेटा। हाँ जी, सेटलमेंट कमीशन, हमने चोरी करी है मान लीजिए कुछ भी अमाउंट की, अब हम सेटलमेंट कमीशन के बाद जाके कहते होंगे भाई साहब चोरी करी थी कोई बात नहीं, लेकिन भाई बाप आप सब माफ कर दो, और जा बेटा जाते, एक ही बार करी थी ना, जा तू। नहीं, सेटलमेंट कमीशन क्या क्या माफ करवाएगा? हाँ जी बेटा, क्या लगता है ईडी माफ करवाएगा? नो। इंटरेस्ट? नो। सेटलमेंट कमीशन का बेसिकली रोल वो आपकी या तो पेनल्टी माफ करवा देगा और दिस इज द बेनिफिट विच आर अवेलेबल थ्रू द रूट ऑफ सेटलमेंट। बड़ा सिंपल सी बात करूंगा, जरा ध्यान देते रहिएगा। लीगल जो अमेंडमेंट है वो बाद में करेंगे, पहले रफ एक कंसेप्ट माइंड में सेट कर देता हूँ आपको। ये नॉर्मल सिस्टम था, एज एन इवेडर यू आर लायबल टू दीज टू एक्शंस। अच्छा, इसमें से आपको ज्यादा डर किस एक्शन से लगता है? प्रोसिक्यूशन। एंड द मेन रीजन ऑफ अप्रोचिंग सेटलमेंट कमीशन इज बेसिकली प्रोसिक्यूशन, कि वो आपको प्रोसिक्यूशन से बचा लेगा। एंड बिसाइड्स फ्रॉम दैट एडिशनल बेनिफिट इज दैट कि वो आपको पेनल्टी से भी बचा सकता है। डिस्क्रिशन है, अगर उसे लगे तो पेनल्टी भी माफ करा देगा, नहीं तो बोलेगा भी पेनल्टी वगैरह तक ये सब दे दो, हाँ जेल जाने से डेफिनेटली मैं तुम्हें बचा देता हूं। पॉइंट क्लियर है? yes. अच्छा, और आपके लिए सिर्फ एक सिंपल क्वेश्चन है बेटा, मैंने चोरी करी, ऑफिसर्स ने रेड में सारा मटेरियल कलेक्ट कर लिया, रेड में सब मटेरियल कलेक्टेड, अब मेरे घर से जब वो मटेरियल ले गए तो इतना तो मुझे पता है कि हाँ यार अब ये केस बनाएंगे और ये प्रोसीडिंग्स मेरे खिलाफ लेंगे। छोटा सा बेस आइडिया सिर्फ आपने लेना है, व्हेन आई विल स्टार्ट थिंकिंग ऑफ सेटलमेंट कमीशन, रेड हुई, आई विल अप्रोच सेटलमेंट। नो नो, रेड के साथ नहीं बेटा, कब? जब ये सब हो जाए, ये सब हो जाए। कोर्ट ने बोल दिया जेल में डालना है और इसने बोल दिया डिमांड ऑर्डर ये लो, और मैंने कहा भाई ये तो फंस गए, अब चलो सेटलमेंट कमीशन भाई साहब बचा लो। उस स्टेज पर नहीं जाना, किस स्टेज पर जाना है? जब शुरुआत हो, जब शुरुआत हो। शुरुआत का मतलब शो कॉज नोटिस। एज सुन एज यू रिसीव द शो कॉज नोटिस कि हाँ उनकी तरफ से एलिगेशन आ गया कि ये इवेजन हुआ है, उसके बाद आप अपने दिमाग में सेटलमेंट वाला रूट जो है वो ला सकते हैं। शो कॉज नोटिस इज मस्ट। अच्छा, और एक बात बताओ, शो कॉज नोटिस आ गया, आपने सेटलमेंट को नहीं सोचा, आप कहे नोटिस भेजा है मैं इसे समझा के आता हूं, आप चले गए इसे समझाने, कैसे ये तुमने कैसे कह दिया, ये तुमने कैसे कह दिया, उसने डिमांड ऑर्डर दे दिया, उसने बोला तू हमें समझाएगा, मैंने बोला ओ ये गलती हो गई, मैं सेटलमेंट कमीशन आया, मैंने कहा भाई साहब मेरा केस सेटल कर दो, तो मैं जा सकता हूँ या नहीं जा सकता? नहीं। तो बेटा शो कॉज नोटिस के बाद जा सकते हो, लेकिन ये नहीं है, क्योंकि उनका आइडिया क्या, वो क्या कहते हैं भाई साहब अगर आपने सब कुछ इसके आगे आकर के डायरेक्ट कर लिया तो हमें तुम में ऐसा कुछ नजर नहीं आया कि तुम सरेंडर करना चाहते हो,
सेटलमेंट बेसिकली उन लोगों के लिए बनाओ जिनके खिलाफ चार्ज लगा और उन्होंने कहा जी अब मुझे कोई बहस नहीं करनी, मैं तो सिर्फ सरेंडर करना चाहता हूं। अगर उन्होंने यहां आकर के रिप्रेजेंटेशंस दे दी हैं और पूरा मैटर यही डिमांड ऑर्डर में कंक्लूड हो गया है, तो हमें नहीं लगता कि आप हमारे पास सेटलमेंट सरेंडर के पर्पस के लिए आए हो। पॉइंट क्लियर है? yes. तो बेटा सेटलमेंट कमीशन, हमेशा जब भी हम सेटलमेंट का चैप्टर बोलते हैं तो हम बोलते हैं जी सेटल होता है केस। एक बार के लिए जरा डेफिनेशन हल्की सी यूज कर लेते हैं, बाकी ब्रेक के बाद एनालिसिस में चलेंगे। पेज नंबर 42, पेज नंबर 42। द कंसेप्ट ऑफ सेटलमेंट कमीशन इज दैट आप केस सेटल करवाएंगे सेटलमेंट कमीशन से, एंड केस दे हैव डिफाइंड अंडर सेक्शन 31C एज केस मीन्स, चले बेटा जी, एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट और एनी अदर एक्ट, ये थोड़ा सा बोल लें बेटा, फॉर द लेवी असेसमेंट एंड कलेक्शन, बेटा बोल लें थोड़ा सा, फॉर द लेवी असेसमेंट एंड कलेक्शन ऑफ excise duty pending before an adjudicating authority on the date on which an application under section 32E is made। ये बड़ा अच्छा है बेटा। केस का मतलब है एनी प्रोसीडिंग, कौन सी बेटा, ड्यूटी, पेनल्टी, कौन सी, कोई भी। अच्छा एक मिनट जरा, अगर आप कहते हो कोई भी तो ये भी बताना बेटा, ये एसएससी सर्च में पकड़ा गया था, ऑफिसर्स सारे एविडेंसेस ले गए थे और इसमें से बेटा एक प्रोसीडिंग अब वो क्या करेंगे, सिविल, और एक करेंगे क्रिमिनल। इसमें से पहले कौन सी करते हैं, सिविल। अच्छा सिविल के लिए बेटा इन्होंने इसको क्या भेज दिया, शो कॉज। अच्छा एक बात स्पेशल बोल रहा हूँ, जरा ध्यान रखना बेटा, सिविल इज द फर्स्ट प्रोसीडिंग विच दे इनिशिएट एंड दे इशू शो कॉज, बट प्लीज रिमेंबर इट इज नॉट नेसेसरी कि ये पहले निपटाएंगे और उसके बाद इसे स्टार्ट करेंगे। प्लीज जरा ध्यान रखिएगा, मैंने जो शब्द बोला इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से। इट इज द फर्स्ट प्रोसीडिंग विच इज टू बी इनिशिएटेड, बट ऐसा नहीं है कि इससे निपटाने के बाद ही ये स्टार्ट होगी। इधर स्टार्ट करने के बाद इस केस को ये साइड बाय साइड भी स्टार्ट कर सकते हैं। जनरली दे डोंट डू बिकॉज लिमिटेशन नहीं है, बट इफ दे वांट तो इसको साइड बाय साइड भी स्टार्ट कर सकते हैं। बट प्लीज रिमेंबर फर्स्ट ये स्टार्ट करनी है, इधर का शोकोज इज मस्ट। रीजन बोलता हूं क्यों बेटा, शोकोज का मतलब क्या डिमांड क्वांटिफाई हो गई, शोकोज से पहले तक डिमांड क्वांटिफाई हुई या नहीं हुई, नहीं हुई। शोकोज का मतलब क्या डिमांड क्वांटिफाई हो गई, यस बेटा। डिमांड क्वांटिफाई करने से पहले क्या लगता है, कोर्ट में जाकर के आप प्रोसिक्यूशन करोगे या कभी नहीं करोगे, कभी भी पहले पता तो हो चोरी कितनी है। कोर्ट में ये थोड़ी ना बोलोगे उसने चोरी करी है जी सजा दिलाने आए हैं, विवाद करिएगा। तो शोकोज नोटिस इज मस्ट, इसको लाइन याद रखिएगा, ये सबसे पहले इनिशिएट होगी शोकोज। पोस्ट शोकोज अब डिपार्टमेंट की मर्जी है, डिपार्टमेंट अगर ये सोचे पहले ये पूरा कंप्लीट कर लूं फिर, और डिपार्टमेंट ये सोचे कि नहीं शोकोज के साथ ही इधर क्रिमिनल कंप्लेंट भी फाइल कर दूं, तो ये वो डिपार्टमेंट की चॉइस है, वो कैसे भी कर सकता है। और बेटा असेसी को बहुत बेटर होगा अगर ये शोकोज के टाइम पर क्या बता दें कि भाई साहब शोकोज आ गया है, अब हम इसके बारे में भी सोच सकते हैं, तो अगर तुम सेटलमेंट में इंटरेस्टेड हो तो चले जाओ। रिसेंट में इंस्ट्रक्शन दी गई है सभी ऑफिसर्स को, जब आप शोकोज भेजें तो शोकोज में एक नीचे स्टैंडर्ड लाइन प्रिंट कर दें। आप समझ गए हो शायद, क्या प्रिंट कर दें, आपके पास सेटलमेंट की फैसिलिटी अवेलेबल है, इफ़ यू वांट टू गो तो आप सेटलमेंट के लिए केस को ले जाओ। और बेटा अगर असेसी ने लेट्स सपोज ये सोचा कि यार पहले ये निपटेगा उसके बाद ही शायद वो ये करेंगे, और लेट्स सपोज इन्होंने साइड बाय साइड यहाँ केस डाल दिया, तो ध्यान में रखिएगा अगर केस कोर्ट में डल गया आप चले जाओ सेटलमेंट कमीशन। सेटलमेंट कमीशन उस केस में आपको
प्रोसिक्यूशन से नहीं बचा पाएगा। पॉइंट ध्यान में रखिएगा। शोकोस की स्टेज है, आप इमीडिएट रश करना। अगर उन्होंने साइड बाय साइड ये कर दिया और आप सेटलमेंट जब पहुंचे तब ये पाया गया कि दिस हैज ऑलरेडी बीन फाइल्ड, तो सेटलमेंट कमीशन इस केस को विड्रॉ नहीं करा सकता। ध्यान में रखिएगा। इफ द प्रोसीडिंग्स हैव बीन इनिशिएटेड, तो फिर प्रोसिक्यूशन से कोई बचाव नहीं है और तब प्रैक्टिकली फिर आपको सेटलमेंट जाने का कोई रियल बेनिफिट नहीं है। पॉइंट क्लियर है? अब इस केस की लाइन को एक बार बोल दीजिएगा, डेफिनेशन पूरी समझ आ जाएगी। केस मीन्स एनी प्रोसीडिंग, बोलो बेटा, अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी अदर एक्ट फॉर द levy, assessment and collection of excise duty before an adjudicating authority। बेटा ये लाइन आपने क्लियर करनी है। प्रोसीडिंग आपने समझी है कितनी है? 2। ये वाली प्रोसीडिंग कैसे इनिशिएट हुई? शोकस। और ये वाली कैसे इनिशिएट हुई? क्रिमिनल कंप्लेंट। आप मुझे बताएंगे बेटा केस में ये कौन सी प्रोसीडिंग कह रहे हैं? केस में ये कौन सी प्रोसीडिंग? इस प्रोसीडिंग की बात कर रहे हैं या इस प्रोसीडिंग की? आपको ठीक से बोलना नहीं आया भाई। केस का मतलब इस प्रोसेस। आप एक बार बताओ, आप कौन सा केस सेटल कराओगे? अभी जो मैंने समझाया, ये कंप्लेंट फाइल हो गई, इसको सेटल कराने जा रहे हो? इसको सेटल कराने जा रहे हो या इसको सेटल कराने जा रहे हो? इसको तो लाइन जरा कोशिश करो ना, आप कर लोगे बेटा। कौन सी प्रोसीडिंग थी? केस मींस बेटा, लैंग्वेज में मेहनत नहीं कर रहे। केस मींस एनी प्रोसीडिंग फॉर, आगे भी तो बोलो, फॉर लेवी असेसमेंट एंड कलेक्शन ऑफ एक्साइज ड्यूटी। बेटा कोर्ट में जो प्रोसीडिंग चल रही है वो किस चीज के लिए चल रही है? लेवी असेसमेंट एंड कलेक्शन ऑफ एक्साइज ड्यूटी। नो, दैट इज फॉर प्रोसिक्यूशन। और जो इधर चल रही है ये किस लिए चल रही है? लेवी असेसमेंट एंड कलेक्शन। तो ये केस है जो सेटल होगा। ध्यान रखिएगा, मैं ये कहना चाह रहा हूं, आपको अभी भी बोला था, एक बार ये फाइल हो गया तो सेटलमेंट की आपकी कोई बात नहीं है। ये वाली प्रोसीडिंग है, ये वाली प्रोसीडिंग है जिसको आपने इस स्टेज पर सेटल करा करके बात को खत्म करनी है। और बेटा ये प्रोसीडिंग किस स्टेज पर हो? खत्म हो गई हो, डीओ, या पेंडिंग हो? पेंडिंग हो। ये वाली प्रोसीडिंग शोकोस से इनिशिएट हुई और अभी पेंडिंग है। इस स्टेज पर आप जा करके सेटलमेंट कमीशन से अपना केस सेटल करा लेना। और जब सेटल कराओगे उसे जब आप अच्छे दिखाई दोगे तो वो बोलेगा ये केस तो सेटल हो ही गया, इसके अलावा बेनिफिट में वो आपको क्या बोलेगा? यहाँ प्रोसिक्यूशन आपके अगेंस्ट लॉन्च नहीं किया जाएगा। ये केस है जो सेटल होगा और फायदा इधर निकल करके आएगा। बोलते जाओ बेटा, केस ये है जो सेटल होगा और फायदा इधर निकल के आएगा कि आपको वो प्रोसिक्यूशन आपके अगेंस्ट डिपार्टमेंट को लॉन्च करने नहीं देगा। पॉइंट इज क्लियर? पक्का है?